everybody, welcome to our channel. It's all about pathology. आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया तो आपके 2 नंबर तो पक्के हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि इससे मोस्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं. यहाँ पे हमने सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है. अगर आप इनको अपने दिमाग में रख लेते हैं, याद करके रखते हैं, तो एग्ज़ाम में आप मलेरिया से आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर ही लेंगे. सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मलेरिया बेसिकली जो मलेरिया होता है वो एक डिसीज़ होता है, एक रोग होता है, हम सबको पता है. और जो नॉन पैरामेडिकल हैं और पैरामेडिकल हैं, हम सबको पता है कि मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है. लेकिन क्योंकि हमें एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में तो मच्छर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो हमको ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी. सो मलेरिया ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. मलेरिया फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है. क्या नाम है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज. उसके बाद कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स. पैरासाइट्स होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं. सो इस पैरासाइट का नाम होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया को कॉज करता है. उसके बाद इट्स अ काइंड ऑफ फीवर. मैं ये नहीं कह रही कि जो है सब टाइप के जो फीवर होते हैं मीन्स कोई भी फीवर वो मलेरिया ही होता है, नहीं. लेकिन मलेरिया एक काइंड का फीवर है. अगर आपको फीवर आ रहा है, मलेरिया का जो पहला सिम्टम्स है, पहला लक्षण है, वो फीवर ही होता है. उसके बाद काइंड्स ऑफ पैरासाइट. अच्छा, पैरासाइट्स जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया को कॉज कर रहा है. लेकिन प्लाज्मोडियम भी कई सारे टाइप के होते हैं और मलेरिया को अलग अलग तरीके से कॉज करते हैं. कॉज मलेरिया को ही कर रहे हैं ये सारे, लेकिन अलग अलग तरीके से कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं हम जान लेते हैं काइंड्स. सो सबसे फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम. प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम जो होता है सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लाज्मोडियम का एक पार्ट है. प्लाज्मोडियम पैरासाइट का एक पार्ट है. फाल्सीफेरम बहुत डेंजरस होता है. आपने सुना होगा किसी को दिमाग का बुखार चढ़ जाता है, मलेरिया में किसी को दिमाग का बुखार चढ़ गया और उसकी डेथ हो गई. सो जो उसका डेथ रेट होता है वो फाल्सीफेरम से बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये रेयर होता है, लेकिन जब भी होता है उसको वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है क्रोनिक चीज़ों को कॉज करता है बॉडी में. उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरी भारत में नहीं पाया जाता. उसके बाद प्लाज्मोडियम बाइवेक्स. नॉर्मली लोग जो मलेरिया से कॉज हो जाते हैं वो बाइवेक्स के द्वारा हो जाते हैं. बाइवेक्स मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम होता है, मोस्ट कॉमन जो पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है, मींस इंडिया में ही पाया जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन होता है. इससे ही लोग कॉज्ड होते हैं. नॉर्मली बुखार आता है, ठंड लगती है, थकान बॉडी में, वो सब चीज़ें होती हैं. उसके बाद प्लाज्मोडियम ओवेल और मलेरिया आपको याद रखना है, इंडिया में नहीं पाया जाता. पाया जाता है तो इंडिया में फाल्सीफेरम और बाइवेक्स. फाल्सीफेरम डेंजरस होता है और बाइवेक्स कॉमन होता है. ये वाली बात आपको नहीं पता होगी तो अच्छी बात है. अदरवाइज़ ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे. उसके बाद लाइफ साइकिल. अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें, जब एक एनोफिलीज मॉस्किटो ने एक पर्सन को बाइट किया तो उसने जो उसको स्ट्रक्चर को डिफरेंट वे में मींस डिफरेंट स्टेज में फॉर्म किया. वो जो करती है उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो 36 to 48 आवर्स में कंप्लीट होती है. इसी दिन पेशेंट को तीसरे दिन बुखार आना स्टार्ट हो जाता है. मलेरिया में पेशेंट को तीसरे दिन बुखार आना स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद इन्फेक्टेड स्टेज. ये अक्सर पूछ ली जाती है कि मलेरिया में बहुत सारी स्टेज होती हैं, उसमें से जो इन्फेक्टेड स्टेज होती है उसका नाम क्या होता है. तो आपको याद रखना है स्पोरोजॉइड स्टेज जो होती है वो इन्फेक्टेड स्टेज होती है. उसके बाद इन आरबीसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीजॉन्ट स्टेज. आपको पता है कि जो मलेरिया होता है वो बॉडी में जाकर मतलब मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है. लेकिन ये बॉडी में एक जगह नहीं रहता. ये बॉडी में जाता है, लीवर में जाता है, आरबीसीज में जाता है, वहाँ पे ब्लड में रहता है और आरबीसीज को, लीवर को, सबको डैमेज कर देता है. तो जब ये आरबीसी में होता है तो जिसका स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीजॉन्ट.
सीजोंट स्टेज। बेसिकली बहुत सारे फॉर्म में ये चेंज करता रहता है अपने आप को। लीवर में जाता है तो अलग फॉर्म करता है, आरबीसीज में जाता है तो अलग फॉर्म में रहता है, और जब गैमेट्स बनाता है तो अलग फॉर्म में रहता है। तो बेसिकली जो आरबीसी में इसकी स्टेज पाई जाती है उस स्टेज को हम सीजोंट स्टेज बोलते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद स्मेयर थिक, जो इसका स्मेयर बनाते हैं, जब हम इसकी स्लाइड देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं कि मलेरिया है कि नहीं। वैसे तो रैपिड कार्ड लगता है, लेकिन रेयर केस में जब रैपिड कार्ड से नहीं डिटेक्ट हो पाता और सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के कई बार, तो हम स्लाइड बना के देख लेते हैं। जब स्मेयर बनाते हैं तो स्मेयर जो है थिक बनता है। नॉर्मली थिन स्मेयर बनता है शाही स्मेयर का, लेकिन मलेरिया के केस में थिक स्मेयर बनाना चाहिए, तभी मलेरिया की जो फॉर्म है, जो मलेरिया की स्टेज है, वो आप उसे अच्छे से माइक्रोस्कोप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काइंड ऑफ स्टेनिंग। मलेरिया की जब हम एक बार स्मेयर बना लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी स्टेनिंग है जो कि यूज़ की जाती हैं स्टेन करने के लिए। ये वाली बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि नॉर्मली हम लीस्मान स्टेन का ही यूज़ करते हैं, लेकिन और 3 स्टेन होती हैं जिसको हम मलेरिया की स्लाइड में, मलेरिया के स्मेयर में यूज़ कर सकते हैं उसको स्टेन करने के लिए। सो यहाँ पे है लीस्मान स्टेन, सेकंड है जिम्सा स्टेन, थर्ड है फील्ड स्टेन, और फोर्थ है जेएसबी स्टेन। ये चारों स्टेन के नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। ड्यूरिंग फीवर नंबर ऑफ पैरासाइट 250 to 500। सो गाइस, जब मलेरिया में पेशेंट को फीवर आना स्टार्ट हो जाता है, अगर उस टाइम पे हम पैरासाइट का नंबर देखें एक पेशेंट के अंदर, सो 250 से 500 तक हो सकता है। उसके बाद इन्फेक्टेड आरबीसी लार्ज इन शेप एंड येलो इन कलर। जो इन्फेक्टेड आरबीसी होती है, जैसे कि मैंने बताया कि जो मलेरिया है मीन्स जो पैरासाइट है वो आरबीसी के अंदर भी जाता है, कुछ टाइम आरबीसी के अंदर भी रह के अपने आप को, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो जब अगर आरबीसीज में हम उस टाइम पे आरबीसीज को देखें तो उसकी जो शेप है वो बड़ी हो जाती है और जो कलर है उसका येलो हो जाता है। सीजोंट और साइजोंट, आप इसे कुछ भी बोल सकते हैं। सीजोंट फॉर्म पैरासाइट ब्लू इन कलर एंड इनरेगुलर इन शेप। सो सीजोंट जो है वो ब्लू कलर का दिखता है और शेप में कैसा हो जाता है, इरेगुलर होता है। हमने देखा था जो सीजोंट स्टेज थी वो आरबीसीज में पाई जा रही थी, तो आरबीसीज में सीजोंट कैसा दिख रहा है, ब्लू कलर का और इरेगुलर शेप, कोई इसकी शेप नहीं है, कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है। उसके बाद इन आरबीसी स्लाइड फीमेल गैमेट्स राउंड इन शेप एंड ब्लू इन कलर। आरबीसीज में ही गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है सीजोंट के बाद। तो अगर हम देखें जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो शेप में राउंड होते हैं और कलर में ब्लू होते हैं। उसके बाद अगर यहीं पे हम मेल गैमेट्स की बात करें तो ये मल्टी कलर्ड शो करते हैं, बहुत सारे कलर होते हैं इसमें। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पी फाल्सीपेरम एंड पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच अगर हम डिफरेंस क्रिएट करें तो हमको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ये चीज़ें आपको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगी और एग्ज़ाम में भी पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही इंडिया में पाए जाते हैं और दोनों ही पेशेंट को मलेरिया कॉज करते हैं, तो ये पूछ लिया जाता है। सो इन फाल्सीपेरम न्यूक्लियस इन रेड कलर एंड साइटोप्लाज्म ब्लू इन कलर। सो फाल्सीपेरम का जो न्यूक्लियस होगा वो आपको रेड कलर का देखने को मिलेगा और जो साइटोप्लाज्म होगा वो ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। उसके बाद इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आरबीसी शो डबल इन्फेस्टेशंस। तो जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा था फाल्सीपेरम में वो आपको सिर्फ एक देखने को मिलेगा। अगर हम यहीं पे पी वाइवेक्स की बात करें तो आपको आरबीसी में 2 रिंग देखने को मिलेंगी। यही पी वाइवेक्स की सबसे बड़ी पहचान होती है आरबीसी के केस में। उसके बाद इन फाल्सीपेरम और ओल्डर रिंग पैरासाइट शोज इंक्रीज्ड प्रोटोप्लाज्म। जो ओल्डर रिंग हो जाती हैं पैरासाइट की वो इंक्रीज्ड प्रोटोप्लाज्म, मतलब उनकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इंक्रीज्ड प्रोटोप्लाज्म को क्या करती हैं, वो शो करती हैं। उसके बाद लार्ज फाल्सीपेरम रिंग डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम वाइवेक्स। तो लार्ज फाल्सीपेरम रिंग्स होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, मींस जो फाल्सीपेरम में लार्ज रिंग होती हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाती हैं अंतर करने में। बात कर अकॉर्डिंग टू वाइवेक्स में जो लार्ज रिंग्स होगी हम उसको आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, लेकिन जो फाल्सीपेरम में लार्ज रिंग्स होती हैं उनको डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो गाइस, उम्मीद है ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मलेरिया के जो मुझे लगता है कि इनमें से हमेशा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं,
और MCQ के बेस में पूछे जाते हैं। तो आपने कवर किए होंगे मेरे साथ, और आप इनको याद रखेंगे तभी आपको पूरी लाइफ साइकिल, पूरा मलेरिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले से पता है मलेरिया के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं पॉइंट्स, आप इनको ही याद रखें बस। इससे ही आप एग्ज़ाम, मलेरिया के जो भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में, आप उसको आंसर कर सकते हैं। If you like my video, don't forget to share with your friends and subscribe also. Thank you for watching.